नमस्कार, प्रणाम। आज बारी है उस रत्न का जो बड़ा मूल्यवान है। आज बारी है उस रत्न का जो बड़ा अच्छा जीवन दाता है। आज बारी है उस रत्न का जो सबसे इंटरेक्टिव है, बड़ा आकर्षक है। कौन सा पत्थर है? जिसे हम अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं, हिंदी में हीरा कहते हैं और संस्कृत में वज्र कहते हैं। और एक और स्टोन है जिसके पैरेलल काम करता है, बल्कि इसके विपरीत काम करता है। विपरीत माने ये पत्थर अधिकतर नुकसान भी करता है, वहाँ उसकी ज़रूरत होती है। उसको ओपल कहते हैं। दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, दोनों काम करने का तरीका क्या है, ये पत्थर क्यों पहने जाते हैं, पहनाने का मकसद क्या है, इन आधारों को जानना जरूरी है। ये विद्यार्थियों के लिए बड़ा आवश्यक है। आइए, सामान्यतः कहा गया है ना भाई कि विद्यार्थी जितना तन्मय होकर ज्ञान को सीख लेता है उतने ही काम आता है। ज्ञानवर्धन के लिए क्षण मात्र का बड़ा रोल है। लिखा भी गया ना, कर्णसः क्षणसः चैव, कर्णसः क्षणसः चैव विद्या अर्थम च संजयेत। कर्णसः क्षणसः चैव विद्या अर्थम च संजयेत। क्षण त्यागे कुतो विद्या और कर्ण त्यागे कुतो धनम। जो धन की इच्छा रखता है, जो धनवान बनना चाहता है, वो तो कण कण का, पाई पाई का बड़ा हिसाब रखता है, बड़ा कॉन्शियस रहता था कि मेरे पैसे नष्ट न हो, मेरा मूल्यवान कोई कण नष्ट हो ना। वो बड़ा प्रबंधन के साथ, बड़ा जागरूकता के साथ अपने धन का संचय करता है, कि धन उसका बड़ा प्रिय है। पर जो ज्ञान का लालची है, जो विद्या का लालची है, जो विद्वान बनने की चेष्टा में तन्मय है, उसके लिए प्रत्येक क्षण क्षण महत्व है। हो सकता है वो बिस्तर पे सो रहा हो और कुछ ज्ञान की चर्चा चल रही हो, कुछ अध्ययन दिमाग में चल रहा हो, कुछ विश्लेषण चल रहा हो, कुछ रिसर्च भी चल रहा हो। ऐसा होता है। क्या मैंने बताया, पत्थरों की जो कार्य प्रणाली है ये ग्रहों के कार्य प्रणाली पर ही निर्भर है। ग्रह क्या क्या कार्य करता है, पत्थर वही काम करता है। पर ये किसके पत्थर हैं जिनकी बातें कर रहे हैं? वज्र, हीरा, डायमंड, ओपल। अरे भाई, ये शुक्र नाम के ग्रह का पत्थर है। पर ये शुक्र क्या करता है? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई। पिछले दिनों वार्ता करते हुए मैंने कहा था, दोनों गुरु वगैरह बताया था ना कि गुरु लोग कितने महत्वपूर्ण है। अब्दुल रहीम खान ने तो लिख ही दिया था। क्या लिखा था? लिखा था बृहस्पति के बारे में। मुस्तरी कहते सुना, या मुस्तरी करकटे वा कमाने, यदा चश्म खोरा जमी आसमाने, तदा बाल का क्या पढ़ेगा लिखेगा, वह बाल का बादशाही करेगा। पर ये गुरु लोग हैं ना, ये गुरु लोग विद्वान बनाते हैं भाई, विद्वत्ता देते हैं। और विद्वत्ता बहुत मूल्यवान है जीवन में। सारा सम्मान, प्रतिष्ठा, रिकॉग्नाइजेशन इसी से तो होता है। लिख दिया, क्या लिखा? विद्वत्तं च नृपत्वं च नैव तुल्ये कदाचन। विद्वत्तं च नृपत्वं च नैव तुल्ये कदाचन। स्वदेशी पूज्यते राजा, स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजित। राजा की पूजा अपने राज्य में होती है। जब तक वो राजपद पर आसीन होता है उसकी पूजा होती है, उसके बाद उसकी पूजा नहीं होती, तब फॉर्मेलिटी होती है। पर विद्वान सर्वत्र पूजित। लेकिन जो विद्वत प्राप्त है, जो विदुषी है, जो विद्वान है, उसकी पूजा सारी दुनिया में होती है। वो लगता है बिल्कुल वो
सृष्टि की प्रॉपर्टी है, ग्लोबल पर्सनालिटी है, सब उसकी उपासना करते हैं। किसी राष्ट्रीयता में, किसी धर्म में, जात में पता नहीं होता है। आई बात? खैर आइए, और विद्वान बनाने में हमारे आचार्यों का बड़ा रोल है। ये गुरु लोग न होते तो शायद विद्वत्ता न होती। पर इतना तो इतना ही है, जो पहला गुरु, इसको हम बृहस्पति कहते हैं, इसका नाम जीव भी है। मैंने कहा जीव न होता तो जीवन भी न होता। आकाश का ये प्लेनेट हमारे जीवन को सुरक्षित रखने में, जीवन को चलाने में, और यह पृथ्वी नष्ट न हो उसे बचाने में, आसमान से तोड़ने वाली जो उल्का पिंडे हैं वो गिर के तहस नहस न करने से बचाने में बड़ी रक्षा करता। तो इसका नाम ही जीव कह दिया गया। जीवों का बड़ा हित चिंतक है। इन प्रत्येक को प्रतिक्रिया चाहिए। बिना प्रतिक्रिया में, बिना रिएक्शन में आनंद वर्धन नहीं होता, कार्य का संयोजन नहीं होता। जब दो बराबर शत्रु युद्ध होता है तो युद्ध बड़ा रोमांचकारी होता है। आई बात? जब परफेक्ट मेल एंड फीमेल की मुलाकात होती है तो प्रोडक्शन होता है, प्रेम होता है, रोमांटिज्म होती है, तो बड़ा कॉमन है। आइए हम शुक्र की बात करते हैं, जिसके बिना रोमांटिज्म गायब है। ये दोनों हमारे बॉडी में हार्मोन की रचना करने वाले हैं। शुक्र वो प्लेनेट है जो पुरुष के अंदर सीमेन या वीर्य का निर्माण करता है, जिसके निर्माण के तहत जो स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, उसके बड़े होने पर उसके अंदर स्त्री की कामना होती है, स्त्री की इच्छा होती है। ये शुक्र स्त्री के शरीर में जब काम करता है तो जो बृहस्पति नाम का ग्रह है ना, जो उसके बॉडी में हार्मोन बनाता है, जो बड़े गर्म किस्म के हिस्टेरिकल हार्मोन हैं, बड़े उन्मादजन्य हैं, उनको काम डाउन करता है। अगर शुक्र वहाँ काम डाउन न करे ना तो फिर उनके शरीर में तो गांठें बन जाए, वहाँ कोई ट्यूमर बन जाए, सिस्ट बन जाए, कोई कैंसर डेवलप कर जाए। तो उनके हार्मोन के संतुलन में, उनके हार्मोन की गर्मी को शांत करने में और इनके हार्मोन को उत्तेजित करने में यहाँ शुक्र का बड़ा अहम रोल है। अब इसकी दो राशियां हैं, एक राशि का नाम वृक है और एक का नाम तुला है। अगर हम सिस्टम की बात करें तो जो तुला है वो हमारे नर्वस सिस्टम का मालिक है। इसको हम स्नायु मंडल कहते हैं या केंद्रीय स्नायु मंडल कहते हैं, जो माइंड बॉडी का प्रमुख संचालक है। आई बात समझ में? और जो दूसरा वृक राशि है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसका संचालन करता है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है वृक। देखा होगा ना कभी जब हम बहुत उत्तेजना में होते हैं, एक्साइटेड होते किसी विषय को लेकर, तो क्या होता है, हमारी सांस तेज चलने लगती है। कभी इंटीमेट अवस्था में देखें, जब कोई पुरुष किसी स्त्री को लेकर बड़ा आकर्षित होता है तो उसकी सांस की तीव्रता हो जाती है। और इतने ही नहीं, शुक्र की एक बड़ी प्रिय राशि, इसको मीन कहते हैं। जहाँ शुक्र बड़ा मजबूत होता है वो हमारे इम्यूनरी सिस्टम का, जो पेशाब का उसका हमारे संचालन है, मालिक है। अगर ये ग्रह कमजोर हो जाए तो हमारे इन अंगों में दिक्कत आ जाए। तुला बिगड़ जाए तो नर्वस सिस्टम बिगड़ गया, नर्वस सिस्टम बिगड़ा, स्नायु मंडल बिगड़ा तो क्या, संतुलन बिगड़ गया। संतुलन जीवन का एक बड़ा अति अहम रोल है, बहुत महत्वपूर्ण संतुलन। चाहे शरीर का संतुलन हो, मन का संतुलन हो, इंद्रियों का संतुलन हो, संबंधों का संतुलन हो, ज्ञान का संतुलन हो, बड़ा आवश्यक। संतुलन एक मापक होता है कि ज्ञान को हम कैसे प्रेजेंट करें, प्रस्तुत करें। शरीर का संतुलन है कि शरीर असंतुलित न होने पाए। मन का संतुलन है, मन अतिरेकी न हो जाए। मन बहुत कमजोर हो गया, बड़ी खराब बात है, और शाद में चला गया।
आइसोलेट हो गया और मन अतिरिक्त एक्साइटेड मूड। कैसा हो गया? बड़ा एक्साइटमेंट बढ़ गया, पैनिक मूड हो गया, मैनिएटिक हो गया। बड़ी खराब बात है भाई। चाहे मन का संतुलन हो, संबंधों का संतुलन हो। कहीं देखा होगा ना कि कोई संबंधों में किसी को बहुत प्यार कर रहा है, बहुत प्यार, लगता है कि ऐसा प्यार, ये लगता है कि एक क्षण दूर रह नहीं सकते। फिर कभी देखा कि साहब बड़ा महाभारत का युद्ध चल रहा है। ये संतुलित प्यार नहीं है। प्यार के संग अतिरेक नहीं होता और प्यार के संतुलन में ग्रांटेशन नहीं होता, बांडेशन नहीं होता, बैलेंस होता है। प्यार करने वाला इस बात का ख्याल रखता है कि जिसको हम प्यार कर रहे हैं, मेरे प्यार से उसको खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। दो मिलने वालों को आपस में आलिंगन करते देखा होगा ना। ये आलिंगन एक बड़ा अच्छा औषधि भी है, एक परम सुख का एहसास तो ही है, एक बड़ा आंतरिक ये औषधि है जो टच थेरेपी में आता है, स्पर्श थेरेपी में आता है, बड़ा सुख मिल जाता है। अब इन ग्रहों के सामंजस्य कुछ हार्मोन बॉडी में बनते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं। जैसे एक हार्मोन है, इसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है। इसे कहते हैं प्यार का हार्मोन, जुड़ाव का हार्मोन। ये जोड़ता है ऑक्सीटोसिन। देखा होगा ना कि जो गो पालन करते हैं वो अपने गायों को ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सुई लगा देते हैं तो गाय जल्दी विकसित हो जाए या उसके स्तनों का दूध बढ़ जाए। उसका दूध एक जुड़ाव है किससे? उस बछड़े से, उस जन्म देने वाले से जुड़ाव है बात। शायद ये ऑक्सीटोसिन अटैचमेंट का प्रमुख हार्मोन है। यह हार्मोन न बनता मेरे बॉडी में, शरीर में, तो कोई जुड़ाव अटैचमेंट न होता, कोई आंतरिक लगाव न होता। और जहां जुड़ाव है, लगाव, वहां प्यार ऑटोमेटिक पैदा होता था भाई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये शुक्र नाम के प्लेनेट से मेरी बॉडी में फॉर्म होता है। महिलाओं के शरीर में उसकी कनेक्टिविटी होती है उसके ओवरी से और उसके बरस से, उसके स्तनों से है। एक दूसरा हार्मोन है जिसे हम कहते हैं एंडोफ्रिन्स। एंडोफ्रिन्स नाम का जो हार्मोन है, ये कैसा हार्मोन है भाई? का बहुत महत्वपूर्ण, का खुशहाली वाला, मस्ती वाला, लाफिंग वाला, खूब हंसने वाला। अरे भाई, लाफिंग इज द योगा। जो खुशहाली का हार्मोन होगा वो दर्द निवारक भी होगा, उससे दर्द भी गायब होगा। शुक्र दर्द को गायब करते हैं। कभी कभी देखा कि एक आदमी बड़ा दर्द से परेशान था पर अचानक उसकी प्रेमिका से मुलाकात हो गई, दिखाई पड़ गई, वो दर्द गायब हो गया। अब दूसरा दर्द शुरू हो गया, प्रेमिका को जल्दी से पा लेने का। पहला वाला दर्द गायब हो गया। अब ये हमारे शरीर में ये हार्मोन इस तरह कार्य करते हैं। अब जो वृक्ष है वो पृथ्वी तत्व है, जो तुला है वायु तत्व है। वृक्ष माने पृथ्वी से जुड़ाव है। ये कैसे बनते हैं? क्या ऑटोमेटिक बनते हैं, लेकिन जो पृथ्वी का संसर्ग है, संपर्क है, उस इन हार्मोन को बनने में बड़ी मदद मिलती है। जब हमारे नंगे पांव पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, चलना, टहलना, पृथ्वी पे नंगे पांव चलना बहुत फायदेमंद होता है। अरे हम तो जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जो खेतों में काम कर हमारे कृषक होते थे, वो खेतों में हल चलाते थे और बिल्कुल नंगे पांव, मैंने उनके पांवों का संपर्क मिट्टियों से जुड़ा रहता था। अतः इस किस्म की बीमारियां उनमें बहुत कम होती थी। अपने सामान्य जीवन में, औसत जीवन में, कहीं एक सामान्य में या कहीं गरीबी रेखा से नीचे वाले जीवन में वो बड़े मस्त होते थे, बड़े श्रद्धालु होते थे, बड़ा नेचुरल प्रेम होता था लोगों में आपस में, और डायबिटीज वगैरह जैसी बीमारियां नहीं होती थी। तो ये हार्मोन एंटी डायबिटिक हार्मोन कहे जाते हैं, डायबिटीज खत्म कर देते हैं। पर जीवन बदला और हम बड़े वर्कहोलिक होते गए।
एक बड़ा कंपटीशन आया कि हाउ टू अर्न मोर मनी। हम तो धन कमाने की इच्छा में बड़े दूर दूर जाने लगे, स्वदेश से विदेश जाने लगे। हम विकास की प्रणाली में धन को बड़ा महत्व देने लगे। कौन कितना धन कमा रहा है, यही विकास की प्रणाली बन गई। ये जो पहले प्रणाली थी, प्रेम की प्रणाली, सौहार्द की प्रणाली, एक समाज के, गांव की एकजुटता की प्रणाली, वो जो विकास था, आंतरिक विकास था, वो कमजोर ढीला पड़ गया। खैर, बात पत्थरों की हो रही थी, बात अधूरी रह गई। दो पत्थरों की बात हो रही थी, एक डायमंड का आ गया। ये डायमंड है क्या? ये करीब मिनिमम 100-200 मील नीचे पृथ्वी के, मिनिमम 100 मील नीचे, माने 150 किलोमीटर नीचे जाने पर ये इस पृथ्वी के अंदर प्राप्त होता है। जहां से हमें कोयला प्राप्त होता है। कोयला क्या है? कार्बन। और डायमंड क्या है? कार्बन कंपाउंड, पूरी तरह कार्बन है। इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन के हैं भाई, कार्बन। और बड़ा हार्ड है, वज्र कह दिया गया। थोड़ा वज्र बड़ा भयावह नाम होता है, कैसा बड़ा मुश्किल, उनके यहाँ वज्र गिर गया। पहले जब बिजली तो कहते थे आसमान से वज्र गिर गया, वज्र बड़ा भयावह नाम होता था, यानी बड़ा हार्डनेस, सॉफ्टनेस नहीं, हार्ड। और जो ब्लैक, वैसे तो डिफरेंट कलर में डायमंड पैदा होता है, लेकिन जो ब्लैक डायमंड होता है वो बहुत हार्ड होता है, वो शीशा काटने के काम में आता है। डायमंड की पेंटिंग भी होती थी। पहले जो राजा वाजा हुआ करते थे, वो अपने डायमंड पे एक पॉइजनस पॉलिश करा लेते थे, पॉइजन, क्योंकि कभी अगर वो मुश्किलों में फंस जाए, शत्रुओं से घिर जाए, तो अपने डायमंड को चाट लेते थे और जहर से वो मर जाते थे, ताकि हम दुश्मन के गिरफ्त में न जाने पाए। हाँ, इसमें और क्या कहता तो पाए जाते हैं भाई, ये बड़ा आवश्यक है। हाँ, कुछ है इसमें, निकेल भी पाया जाता है, कुछ मात्रा मैग्नीशियम की पाई जाती है, लेकिन बहुत कम मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा नहीं खाते। डायमंड में चमक बहुत, इंट्रैक्शन बहुत, पर ये सेल्फ सेंटर्ड है। बहुत ज़्यादा डायमंड पहनने वाला वो अपने आप से जुड़ा रहता है और दोस्तों के संवेदनाओं को नहीं समझ पाता है। क्योंकि कार्बन कंपाउंड है, तो अतः जिनके शुक्र मजबूत हों, गर्म हो, उन्हें तो पहनने नहीं चाहिए। अधिक पहन लेने पर होने वाले यूट्रस के कैंसर, होने वाले त्वचा के कैंसर, होने वाले लीवर के कैंसर बहुत से डायमंड से भी हो जाते हैं। तो डायमंड पहनना बड़ा सोच समझ के, कब? अगर किसी का जन्म मान लो जाड़े के दिनों में हो, उसके अल्कलाइड बड़े मजबूत हों, रात्रि का जन्म हो, हाँ वहाँ डायमंड चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो गर्मी में पैदा हो, शुक्र इसका बड़ा मजबूत हो, वहाँ तो कदापि नहीं। और मोस्टली डायमंड स्त्रियाँ बहुत शौक से पहनती, ऑर्नामेंट्स का बड़ा यूज होता है। जबकि नेचुरल फॉर्म में स्त्री की जो शरीर है वो गर्म होती है। एस्ट्रोलॉजिकल डिवीजन में, ज्योतिष के डिवीजन में, जो फीमेल बॉडी है वो एसिडिक बॉडी है, स्वर बॉडी है, और जो मेल बॉडी है वो कैसी है? अल्कलाइड, व्यंजन बॉडी है। स्वर बहुत पावरफुल है, व्यंजन डिपेंडेंट है स्वर पर। कॉन्सोनेंट का उच्चारण हम बिना स्वर के नहीं कर सकते, पर स्वर तो इंडिपेंडेंट। उसी प्रकार स्त्री प्रकृति का एक ऐसा उपहार, इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। वो बड़ी सॉफ्ट है लेकिन बड़ी हार्ड है, वो बड़ा अबला है, बड़ी कमजोर, बहुत मजबूत है, पुरुष से कई गुना ज्यादा मजबूत है वो रात्रि सत्ता है, जो बेसिक सत्ता है। धरती पर अगर सबसे पहले कुछ पैदा हुआ तो क्या हुआ? पहले ब्लैक होल। जीवन भी तो ऐसे ही है, बच्चा भी तो माँ के घर में 9 महीने अंधकार में रहता है, वहाँ कौन सी रोशनी जलती है भाई? तीसरी रात्रि सत्ता है, रात्रि अंधकार है, तो उसकी गहराई का आकलन हम नहीं कर पाते। पुरुष अल्कलाइड सत्ता है, ये बड़ा दिखावटी बहादुर है,
मनो बाहर निकल रहा है, अपनी बाहें टेक कर रहा है, अपनी मूंछ उतान रहा, भाई देखो भाई मैं बड़ा बहादुर हूं। अतः हमारे मनीषियों ने जो बड़े विद्वान हुआ करते थे, एक बड़ा अच्छा दिमाग लगाया, सोच लगाया कि देखो भाई इस बलवान को अगर कमजोर कहते हैं तो इसको अपने बल का बोध तो नहीं होगा ना। क्या कहा, देखो भाई ये स्त्री है, बड़ी मुलायम, बड़ी सॉफ्ट, बेचारी अबला है, अबला है, अबला कह दिया गया। और पहले तो बड़े मोटे मोटे ऑर्नामेंट्स होते थे, चांदी के बड़े मोटे मोटे कड़े छड़े जैसे गहने होते थे। ये स्त्री का चलना चाहे तो चलना भी बड़ा मुश्किल होता है उन मोटे मोटे गहनों को पहनकर। और नियम था कि नहीं, वो बिल्कुल चौखट के अंदर ही, कहीं चौखट करीब भी आए तो बड़ा बड़ा सा घूंघट हो, मैंने वो बाहर की दुनिया से परिचित ही ना हो पाए। जैसे किसी खूंखार शेर को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो दोनों चीजें था, एक तो उनके अंदर नारी शक्ति का, उसके पास उसका ज्ञान था, और वो जानते थे कि जो स्त्री है ये समाज का रूट है, समाज का बनना बिगड़ना बिना स्त्री के संभव नहीं है। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दो चीज में बहुत अमीर है। कहा क्या हिंदुस्तान का अमीर, हिंदुस्तान का अध्यात्म, अमीर नहीं अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी यहाँ की, और क्या, और यहाँ की स्त्री। उन्होंने देखा कि एक स्त्री जिसका पति बिल्कुल विपरीत है, वो गौर बन रहा है तो बड़ा काला कलूटा है, वो बड़ी सुंदरी है तो बिल्कुल सुंदर नहीं है, पर उस स्त्री को उस काले कलूटे या खराब वाले पुरुष के बदले में कोई सुंदर पुरुष चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ये रहा भारतीय नारियों का इतिहास, जो बड़ा त्याग और बलिदान से भरा रहा। बहुत सारी कहानियां इसकी हैं, खैर वो बाद में बताएंगे। तो डायमंड रेयर पहनना चाहिए, जल्दी नहीं पहनना चाहिए, बिना किसी दूसरे के सलाह के नहीं पहनना चाहिए, बहुत नुकसान करता है। अब एक दूसरा पत्थर था, उसको ओपल कहते हैं, OPL। ओपल क्या है? ओपल की गिनती उन 9 रत्नों में नहीं है जहां डायमंड है, जहां वज्र की गिनती है। ये ओपल एक एंटीऑक्सीडेंट और ये सिलिकॉन गैंग का पत्थर है, सिलिका है। सिलिका माने क्या होता है? सिलिका माने बालू। ये ऑस्ट्रेलिया के खाड़ी में, ये किससे बनता है? बालू से और पानी से बनता है। अब एक तो सिलिका मिल गया और सेकंड पानी मिल गया, H2O, जहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया, तो ये बड़ा शुद्ध विशुद्ध एंटीऑक्सीडेंट हो गया। ये थोड़ी भी सांस चल रही है, ओपल अच्छा सपोर्ट कर देगा। तो चाहे निमोनिया से बचाना हो, सेप्टिसीमिया से बचाना हो, एक्यूट कंजेशन से बचाना हो, डिप्थीरिया से बचाना हो, ऐसी बातें बचाने में ओपल बड़ा अच्छा काम करता है। मैंने जैसे बेस्ट अल्कोलाइड एंड एंटीऑक्सीडेंट स्टोन से कहा जाता है। और मुख्यतया इसमें 3 चीजें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? एक तो पाई जाती है सेलेनियम और सिलिकॉन, सिलिका, और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट तत्व हैं हमारी बॉडी के लिए, बड़े इंपॉर्टेंट खनिज है मेरी बॉडी के लिए, और ये हमारे एंथुसियाज्म को भी बढ़ा देता है। डायमंड में आंख को बचाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि डायमंड खुद बड़ा कार्बन कंपाउंड है, पर ओपल में आंखों की रक्षा करने के बड़े अच्छे गुण हैं। अगर मायोपिया है, आई साइट बड़ा कमजोर हो रहा, आपके कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम है, इतना ही नहीं, अगर किसी कुंडली में शुक्र बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है और इस बात की संभावना दिखाई दे रही है हमारे विद्यार्थी वर्ग कि साहब कहीं आगे चल के इसके कमजोर होने के नाते कहीं इनकी आंखों में समलबाई ना हो जाए, ग्लूकोमा नाम बीमारी ना हो जाए, इसका कोई इलाज वर्ल्ड में नहीं है भाई, तो वहां ओपल उसको बचा लेता है। लीवर का फैट बहुत न बढ़ जाए, तो उसके पहले पहना दिया जाए तो लीवर को बचाने की कोशिश करता है। और ओपल उस जो एंडोर्फिन्स नाम का हार्मोन है उसको बड़ा डेवलप कर देता है। खुशहाली, प्रसन्नता, सेलिब्रेशन, मस्ती, हंसना, लाफिंग, जुड़ाव,
पर्सनालिटी इंप्रेशन, अट्रैक्शन। और इतने ही नहीं, इसका काम वहाँ भी है जहाँ ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है, वहाँ भी ओपल बहुत बढ़िया काम करता है। यानी ये दोनों पत्थर, ओपल और डायमंड, बड़े अवेलेबल हैं। डायमंड का यूज़ बड़ा रेयर होना चाहिए, बहुत सोच समझ के। ओपल अगर बाई दी बिना ज़रूरत की पहना दिया गया तो नुकसान नहीं करता है, सही बात है, बल्कि हमारे फेफड़ों के काम करने में मदद करता है। हमारा कार्डियक सेवर भी है। पति पत्नी के झगड़े कम हो जाते इसके दोनों को पहले लेने से। तो ये वो ग्रह है जो जुड़ाव का है, और जुड़ाव का हार्मोन कौन है? ऑक्सीटोसिन। सारी बात समझ में? ये जोड़ता है स्त्री को पुरुष, माँ को बच्चों से, संबंधों के जुड़ाव का पॉइंट। और संबंधों का जुड़ाव जीवन का बड़ा अहम हिस्सा है। ये कैसी फिलॉसफी है जीवन के लिए, कैसा दर्शन है जीवन के लिए कि हम जानते हैं कुछ भी मेरा नहीं है, हम अकेले आए अकेले जाएंगे, तो लगता है सब कुछ अपना ही है। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा देश, मेरी दुनिया, सब कुछ है। ये सारा क्रियाकलाप इन ग्रहों का ही है, इन हार्मोनों का ही है, इन कॉन्स्टिट्यूशन का ही है। इसका ध्यान रखें। चलिए अब आज की कक्षा यहीं बंद करते हैं। कल की बातें कल अगली कक्षा में होंगी। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।